हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्पीडी वार्षिकांक 2022 से करंट अफेयर्स समसामयिकी विविध को कवर करने वाले हैं। विविध में समसामयिकी विविध में जितने भी इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक होते हैं ना, सारे इसमें कवर किए गए हैं। बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होने वाली है आपकी। जैसे रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मैट्रिक दरें। बैंक दर क्या है? 4.25% है। रेपो दर है 4%। रिजर्व रेपो दर है, रिजर्व रेपो रेट कितना है? 3.35%। CRR है 4%। SLR है 18% और MSF है 4.25%। ये 1 मई 2022 तक की स्थिति है। बैंक रेट है 4.25%, रेपो रेट है 4%, रिजर्व रेपो रेट है 3.35%, CRR है आपके 4%, SLR है 18% और MSF है 4.25%। आगे CAA यानी नागरिकता संशोधन विधेयक। नागरिकता संशोधन बिल यानी कैब 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया है। इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। साथ ही दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन अथवा हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया है। अब 11 साल के स्थान पर 5 साल 11 साल के स्थान पर 5 साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला 126वां संशोधन बिल है। कौन सा बिल है? 126वां संशोधन बिल है। भारत का नया मानचित्र। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया है, जिसमें कि 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया है। ये मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। भारत का नया संसद भवन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है ये। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई है, जिसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 2022 में पूरा होगा। नए संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए में लिया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। भवन का डिज़ाइन HCP डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार होगा। कैसा होगा आकार? त्रिभुजाकार होगा, जो कि 4 मंजिला का होगा। नए संसद भवन के निर्माण में कुल 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नए संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। नए संसद भवन के संयुक्त शर्त में कुल 1224 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। लोकसभा सदन में 888 मेंबर और राज्यसभा में 384 मेंबर। आगे सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। 1 जनवरी 2021 से भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और केन्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं। कौन कौन? भारत, आयरलैंड, नॉर्वे, केन्या और मैक्सिको। इनकी 2 वर्ष की सदस्यता 31 दिसंबर 2022 तक प्रभावी रहेगी। कब तक रहेगी? 31 दिसंबर 2022 तक। भारत की प्रमुख रामसर साइट है 2020 से 22 तक की है, जो कि आने वाले सब एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है, जो कि ये भारत के प्रमुख रामसर साइट हैं। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात के जामनगर में। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में।
भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम हरियाणा में। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के महसाना में। वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात के वडोदरा में है। रामसर साइट ये। सोकर झील कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। कहाँ पे? लद्दाख में। सुर सरोवर कीथम झील आगरा उत्तर प्रदेश में। लोनार झील बुल्ढाना महाराष्ट्र में। काबरताल झील बेगूसराय बिहार में। आसन संरक्षण रिजर्व देहरादून उत्तराखंड में। नांगल वन्यजीव अभयारण्य सतलुज नदी क्षेत्र पंजाब में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है उन्नाव उत्तर प्रदेश में। पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य गोंडा में है। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के हरदोई में है। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश के इटावा में है। नंदर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य नासिक महाराष्ट्र में। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब के गुरदासपुर में। और ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में। ये सारे 2020 से 22 तक के भारत के प्रमुख रामसर साइट हैं। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए प्रथम सम्मेलन हुआ था ईरान के शहर रामसर में 1971 में। रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू किया है 21 दिसंबर 1975 को। भारत रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ है? भारत शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 में। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या है 49। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? तो सर्वाधिक रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? 10 हैं। सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र वाला राज्य है गुजरात। कितने वर्ग किलोमीटर है? 34,700 किलोमीटर स्क्वायर है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई जाती है? 2 फरवरी को। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश है यूके। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश है यूके 175। दूसरे स्थान पे है मैक्सिको 175 आर्द्रभूमि। और रामसर की सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा है? प्रथम स्थल है कोबोर्ग प्रायद्वीप। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कहाँ पे है? सुंदरवन में। कहाँ पे है सुंदरवन? पश्चिम बंगाल में है। तो सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है भारत का पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में। आगे मिशन चंद्रयान 2 से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मिलने वाले हैं पॉइंट्स। चंद्रयान 2 इसका कुल वजन है 3.8 टन। 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के द्वारा, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक में। तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा भारत के सबसे शक्तिशाली 640 टन के बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसकी लैंडिंग 48 दिनों के बाद 7 सितंबर 2019 को होना था। लेकिन चंद्रमा पर पहुंचने से 2.1 किलोमीटर पहले इसरो से संपर्क टूट गया था। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश हुआ था 20 अगस्त 2019 को। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे। कौन कौन से 3 हिस्से थे? ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। इस मिशन की कुल लागत 978 करोड़ रुपए था। इस मिशन के महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं M वनीता और रितु करिबल थी। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष थे K सिवन। चंद्रयान मिशन 1 को 22 अक्टूबर 2008 को G माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो के द्वारा PSLV C11 C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या क्या हैं? कब तक ये लक्ष्य रखे गए हैं? किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक।
जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% करना लक्ष्य है 2022 में। देश को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 रखा गया है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2022 में। सभी गांवों का ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया 2022 में। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2022। अब 2023 में कौन कौन से लक्ष्य रखे गए हैं? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 को। ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2023 तक। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2023 में। अब 2024 तक कौन कौन से लक्ष्य रखे गए हैं? हर घर में नल से जल अथवा स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2024। और हर घर नल से जल अथवा स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। ये 2024 तक के 2 लक्ष्य हैं। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। भारत में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करना यानी 108 मिलियन टन करना 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। अब 2030 तक कौन कौन से लक्ष्य रखे गए हैं? राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2030। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करने का लक्ष्य 2030। 100% इलेक्ट्रिक वाहन अथवा कार का लक्ष्य 2030। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030। ठीक है, ये 30 है। पेट्रोल में एथेनॉल को 2% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030। 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030। अब ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को संत श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के अवसर पर हैदराबाद तेलंगाना में शमशाबाद के पास मुंचितल में 216 फीट यानी 68.5 मीटर ऊंची बैठी हुई स्थिति में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी समानता की मूर्ति का अनावरण किया गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये प्रतिमा श्री चिन्नाजीयर स्वामी आश्रम के परिसर में भद्रा देवी नाम की 54 फीट ऊंची बेस बिल्डिंग पर स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 5 प्रकार की धातुओं से बनाई गई है। इनके निर्माण में कुल लागत 1000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा थाईलैंड में स्थित बुद्ध की प्रतिमा है। बैठी हुई मुद्रा में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 143वीं जयंती पर, अगर पूछा जाए कौन सी जयंती थी तो 143वीं जयंती पर 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। स्थान कहाँ पे ये है? साधु बेट द्वीप, सरदार सरोवर बांध के निकट, गरुड़ेश्वर बांध, नर्मदा जिला, गुजरात में। कहाँ पे? भारत में। आधार के साथ कुल ऊंचाई है इसकी 240 मीटर यानी 787.40 फीट। शिल्पकार का नाम है रामवी सुतार। निर्माण कंपनी है L&T और कुल लागत इसकी 2400 करोड़ अतिरिक्त 650 करोड़ रख रखाव पर। इसके अतिरिक्त भारत में लॉकडाउन से संबंधित
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पे। ये चरण है जिससे कि जनता कर्फ्यू लगी थी 22 मार्च 2020 को। घोषणाकर्ता कौन थे? प्रधानमंत्री थे। लॉकडाउन पहला जो लगा वो लगा 25 मार्च से 24 अप्रैल 2020 तक। टोटल 21 दिन का लॉकडाउन था, प्रधानमंत्री ने लगाया था, मतलब घोषणा करी थी। लॉकडाउन दूसरा जो लगा था वो 15 अप्रैल से 3 मई 2020 तक, यानी 19 दिनों का लगा था, प्रधानमंत्री घोषणा करते थे। तीसरी जो लॉकडाउन लगी थी वो 4 मई से 17 मई 2020 को, यानी 14 दिन को लगी थी। गृह मंत्रालय घोषणा करता थे। चौथा 18 मई से 31 जून 2020, 14 दिनों के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा। और पाँचवा 1 जून से 30 जून 2020, यानी 30 दिनों के लिए जो लॉकडाउन लगा था, घोषणाकर्ता कौन थे? गृह मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली किसान रेल। किसान रेल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में वो यहाँ पे कवर किया गया है। इसकी शुरुआत हुई 7 अगस्त 2020 को रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक। इसका उद्देश्य था किसान के कम समय में खराब होने वाले उत्पादों को जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचाने के लिए। दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत 9 सितंबर 2020 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आदर्श नगर दिल्ली के आदर्श नगर तक। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक। 100वां किसान रेल की शुरुआत हुई 28 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार, आगे सारे कवर करेंगे हम लोग 2016 से 21 तक। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सैयद पुरस्कार 2016 में मिला सऊदी अरब को। अमीर कहाँ से संबंधित है? सऊदी अरब से। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 को अफ़गानिस्तान से संबंधित है। सियोल शांति पुरस्कार मिला दक्षिण कोरिया को। सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसको मिला? दक्षिण कोरिया को। ये प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार हैं। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 फ़िलिस्तीन को। चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 यूनाइटेड नेशन को। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 बहरीन को मिला। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात को। सेंट एंड्रयूज़ द अपोस्टल अवार्ड 2019 रूस को। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 कलोंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को। रूल ऑफ निशान इंजुद्दीन अवार्ड 2019 मालदीव को। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका को। नगदक पेल जी खोरलो अवार्ड 2021 भूटान को। अब आगे ये 2020-21 के गणतंत्र दिवस समारोह के प्रमुख मुख्य अतिथि कौन कौन से रहे हैं 2020-21 में। 2022 में 73वां कौन गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में आए? तो इसमें कोई नहीं आया था। थीम क्या थे इस गणतंत्र दिवस की? थीम थी इंडिया @75। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को। 2021 में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था जिसमें अतिथि के रूप में कोई नहीं था। क्यों? कोविड-19 के कारण। 2020 में 71वां गणतंत्र दिवस समारोह था जिसमें कि अतिथि के रूप में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को बुलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नोटों के रंग और उन पर छपे चित्र के बारे में समझते हैं। भारतीय नोटों के रंग किस तरीके के हैं, किस कलर के हैं और उस पर कौन से चित्र बने हुए हैं। 10 रुपये का जो नोट है वो चॉकलेट ब्राउन कलर का है जिसमें कि कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। 20 रुपये के नोट जो है वो हरित पीले रंग का है जिसमें कि एलोरा की गुफाएं बनी हैं। 50 रुपये का नोट फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है जिसमें कि हम्मी का पत्थर से बना रथ है। 100 रुपये का नोट जो है वो लेवेंडर कलर का है जिसमें कि रानी का वाव बना है।
₹200 का नोट ब्राइट येलो कलर की है जिसमें कि सांची का स्तूप बना हुआ है। ₹500 जो है वो स्टीन ग्रे कलर का है जिस पे कि लाल किला बनी हुई है। और ₹2000 मैजेंटा कलर की है जिसमें कि मंगलयान बना हुआ है। तो कौन कौन से चित्र बनी है ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में 2020-21 में आए तूफान एवं चक्रवात। आसानी नाम का तूफान से प्रभावित क्षेत्र था पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसकी उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी से। इसका नामकरण हुआ श्रीलंका में। यास नाम का तूफान से प्रभावित क्षेत्र था ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इसकी उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी से। नामकरण हुआ ओमान में। तौकते का प्रभावित क्षेत्र था तौकते तूफान से प्रभावित क्षेत्र था महाराष्ट्र और गुजरात। इसकी उत्पत्ति हुई थी अरब सागर से। नामकरण हुआ म्यांमार में। बुरेवी नाम का तूफान अथवा और चक्रवात जो है ये तमिलनाडु और केरल इससे प्रभावित क्षेत्र था बुरेवी से। इसकी उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी से। नामकरण हुआ मालदीव में। निवार से प्रभावित क्षेत्र था तमिलनाडु और पुदुचेरी। उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी से। नामकरण हुआ ईरान में। निसर्ग से प्रभावित क्षेत्र था महाराष्ट्र और गुजरात। उत्पत्ति हुई थी अरब सागर से। नामकरण हुआ बांग्लादेश में। अम्फान तूफान से प्रभावित क्षेत्र था ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई थी और नामकरण हुआ था थाईलैंड में। गुलाब ओडिशा और आंध्र प्रदेश इससे प्रभावित क्षेत्र थे। उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी से। नामकरण हुआ पाकिस्तान में। शाहीन से प्रभावित क्षेत्र था ओमान और ईरान। इसकी उत्पत्ति अरब सागर से हुई थी और कतर में। नामकरण जवाद से प्रभावित क्षेत्र था ओडिशा और अर्ध उदार। उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई थी। नामकरण सऊदी अरब में। अन्य प्रमुख तूफानें अथवा चक्रवात एवं प्रभावित क्षेत्र हैं सोरोजा से ऑस्ट्रेलिया, यास से फिजी, गोनी से फिलीपींस, लॉरा अथवा ईडा से अमेरिका, डायने से मेडागास्कर, हेगेबिस से जापान, मंगा से ऑस्ट्रेलिया, गति से सोमालिया, वामको से फिलीपींस, एटा और लोटा से मध्य अमेरिका, वायु से गुजरात, डोरियन से उत्तरी बहामास, तितली अथवा फोनी से प्रभावित क्षेत्र था ओडिशा, क्रिस्टोबल से प्रभावित क्षेत्र था मैक्सिको। प्रमुख कृषिगत उत्पादन है भारत एवं विश्व का। फसल अथवा खाद्यान्न चावल। चावल जो है विश्व में प्रथम अगर उत्पादन कहीं होता है तो वो है चीन में और भारत में प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल का चावल की उत्पत्ति में यानी चावल उत्पादन करने में। गेहूं और आलू के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है चीन और भारत में प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश। मक्का के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है अमेरिका और भारत में प्रथम स्थान पे है कर्नाटक। दलहन और दालें का उत्पादन सबसे ज़्यादा विश्व स्तर पे बात करें तो भारत करता है और भारत में बात करें तो कहाँ पे होती है, मध्य प्रदेश में होता है। मूंगफली का उत्पादन विश्व स्तर पे बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा होता है और भारत में गुजरात में होता है। गन्ने का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा यानी प्रथम स्थान पे है ब्राज़ील और भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है यानी प्रथम स्थान पे। जूट के उत्पादन की बात करें तो विश्व में प्रथम है भारत जूट के उत्पादन में और भारत में किस स्थान पे, तो पश्चिम बंगाल में। तंबाकू के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है चीन का और भारत में प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश का। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है थाईलैंड का और भारत में केरल का। कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है ब्राज़ील का और भारत में कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। सूरजमुखी का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूक्रेन में होता है और भारत में कर्नाटक में होता है। ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका करता है और भारत में कर्नाटक करता है। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चीन में और भारत में शीर्ष पे है गुजरात। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है और भारत में महाराष्ट्र करता है। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है और भारत में असम में होता है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका में होता है और भारत में मध्य प्रदेश में होता है। दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है। भारत में कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। प्रमुख खनिज उत्पादन, खनिज में कोयला सबसे ज़्यादा अगर विश्व स्तर पे बात करें तो चीन कोयले का उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है और भारत में छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन होता है, प्रथम स्थान पे है। हीरा का उत्पादन विश्व स्तर पे रूस करता है और भारत में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का। तांबा का उत्पादन विश्व स्तर पे चिली ज़्यादा करता है और भारत में मध्य प्रदेश करता है।
लौ अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है विश्व में, और भारत में ओडिशा में। चांदी का उत्पादन विश्व में प्रथम है मैक्सिको और भारत में राजस्थान में होता है। कच्चा तेल का उत्पादन विश्व स्तर पे अमेरिका ज़्यादा करते हैं और भारत में राजस्थान करता है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में प्रथम स्थान है विश्व में अमेरिका और भारत में असम। बॉक्साइट का उत्पादन विश्व स्तर पे बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया करता है और भारत में ओडिशा करता है। मैग्नीज अयस्क का उत्पादन विश्व स्तर पे दक्षिण अफ्रीका ज़्यादा करते हैं और भारत में मध्य प्रदेश। सोना का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा विश्व में चीन में और भारत में कर्नाटक में होता है। अभ्रक का उत्पादन विश्व में प्रथम है चीन अभ्रक के उत्पादन में, और भारत में आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है कजाकिस्तान का और भारत में प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश का। टंगस्टन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है चीन का और भारत में आंध्र प्रदेश का। कैडमियम के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है चीन का और भारत में आंध्र प्रदेश का। निकेल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है इंडोनेशिया का और भारत में ओडिशा का। क्रोमाइट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है दक्षिण अफ्रीका का और भारत में ओडिशा का। आगे कवर करेंगे 2019 से 21 तक के जीआई टैग किसको किसको प्राप्त हुआ है किस उत्पादन में। जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत। सिरार खोंग अथवा हाथी मिर्च और तांबेंग लुंग संतरा को जीआई टैग प्राप्त है। ये कहाँ का है? मणिपुर राज्य का है। गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग प्राप्त है। केरल में एड्यूर मिर्च और कट्टीकट्टू आम को जीआई टैग प्राप्त है। नरसिंहपेट्टई नाग स्वर्ण वाद्य यंत्र को जीआई टैग प्राप्त है। कहाँ के? तमिलनाडु से संबंधित है ये। कोविलपट्टी कदलाई मितई को जीआई टैग प्राप्त है। ये मूंगफली कैंडी कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है, जिससे कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। पलानी पंचामृतम कन्याकुमारी लौंग, पलानी पंचामृतम और कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्राप्त है। संबंधित है कहाँ से? ये तमिलनाडु राज्य से। तवलोपुआन पांडुम नगोतेखे शॉल, ये इसको जीआई टैग प्राप्त है। ये कहाँ से संबंधित है? किस राज्य से? मिजोरम राज्य से संबंधित है। वाडाकोलम चावल और सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्राप्त है, जो कि संबंधित है महाराष्ट्र राज्य से। खाजे, ये मिठाई होती है एक प्रकार की, खाजे को जीआई टैग प्राप्त है। हरमल मिर्च को और मिंडोली केला को कहाँ से संबंधित है? गोवा से संबंधित है ये। आगे और किस चीज़ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तिरुर पान के पत्ते को प्राप्त है, और मयूर गुड़ को केरल से संबंधित है ये। करुपुर पेंटिंग और कलाकुरिची वुड नक्काशी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। विलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्राप्त है, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो कि कर्नाटक व महाराष्ट्र से संबंधित है। नागा खीरा को जीआई टैग प्राप्त है, जो कि नागालैंड से संबंधित है। कांगड़ा चाय अथवा चंबा चप्पल, इसको जीआई टैग प्राप्त है, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कंधमाल हल्दी और ओडिशा का रसगुल्ला, इसको जीआई टैग प्राप्त है, जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित है। तोलिया रुमाल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो कि तेलंगाना से संबंधित है। ईदू मिश्मी कपड़े को जीआई टैग प्राप्त है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। डिंडीगुल ताले और तिरुभुवनम साड़ी को प्राप्त है जीआई टैग, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। श्रीविल्पुथुर पलकोवा को जीआई टैग प्राप्त है, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये दूध और मिठाई के लिए प्राप्त हुआ है। सोजत मेहंदी संबंधित है राजस्थान से, जिसको कि जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद जीरा फूल चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। सिरसी सुपारी और गुलबर्गा तुर दाल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है। चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। इरोड हल्दी और कंदागी साड़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो कि कर्नाटक से है। कुर्ग अथवा चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी को जीआई टैग प्राप्त है, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। सुंदरवन शहद और मिहिन दाना मिठाई को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल का ये वैरायटी है। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी को आंध्र प्रदेश व ओडिशा के अराकू वैली और अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कर्नाटक के बावा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग प्राप्त है। गुजरात के पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग प्राप्त है। सिक्किम के डले खुरसीनी, जो कि मशहूर मिर्च है, जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है।
और काले चावल जिसको कि चा खाओ बोलते हैं, ये मणिपुर का है जिसको जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद मिथिला मखाना को, शिलाओ खाजा को, मधुबनी पेंटिंग को, बिहार के इन सारे चीज़ों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हापुस आम और सांगली हल्दी को जीआई टैग प्राप्त है, महाराष्ट्र संबंधित है। बिहार की जर्दालू आम, कतरनी चावल और शाही लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। असम के जुडिया वाइन और शराब, तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त है। मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्राप्त है। तेलंगाना के आदिलाबाद डोकरा को जीआई टैग प्राप्त है जो कि घंटी धातु शिल्प है। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया जो कि 2004-05 में दिया गया था। इसका पंजीकरण हुआ था 10 सालों के लिए और ये मतलब इसका पंजीकरण 10 सालों तक मान्य होता है। कब तक मान्य होता है? 10 सालों तक मान्य होता है। इसरो का वर्ष 2019 से 21 के प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं? मिशन और उपग्रह है, ये प्रक्षेपण कब हुआ था और प्रक्षेपण यान और रॉकेट कौन से थे? EOS-04 का प्रक्षेपण हुआ था 14 फरवरी 2022 को किस यान से? PSLV C-52 से। EOS-03 का EOS-3 का थर्ड का प्रक्षेपण हुआ था 12 अगस्त 2021 को GSLV F-10 से। अमेजोनिया फर्स्ट का प्रक्षेपण हुआ था 28 फरवरी 2021 को PSLV C-51 से। CMS-01 का प्रक्षेपण हुआ था 7 दिसंबर 2020 को PSLV XL C-50 से। EOS-01 का प्रक्षेपण हुआ था 7 नवंबर 2020 को PSLV C-49 से। GSAT-30 का प्रक्षेपण हुआ था 17 जनवरी 2020 को एरियन 4 VA-251 से। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसरो के आगामी मिशन कौन कौन से हैं? चंद्रयान 3 का मिशन है 2022 तक, जिसमें कि चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास होगी। गगनयान 2023 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। शुक्रयान फर्स्ट का 2024 तक शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 का मिशन रखा गया है 2024 तक, मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। आदित्य L1 2022 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है। यूरोपा क्लिपर 2022 तक बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के अध्ययन के लिए। निसार 2023 में पहल डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह। प्रमुख ऑपरेशन कौन कौन से हुए हैं? ऑपरेशन गंगा, युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन ओलिविया, ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाई गई थी। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाई गई थी तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी ये ऑपरेशन। ऑपरेशन सर्द हवा, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाई गई। ऑपरेशन ग्रीन, केंद्र के द्वारा टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाई। 22 और कृषि उत्पादनों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाई गई। ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए चलाई गई। ऑपरेशन नमस्ते कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन वनीला, नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए चलाई गई। ऑपरेशन संकल्प संबंधित है भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन बंदर चलाई गई थी, बालाकोट स्ट्राइक का कोड था ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन सुदर्शन BSF के द्वारा पंजाब एवं जम्मू में
पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया। ऑपरेशन थ्रस्ट रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा रेलवे परिसरों और रेलगाड़ियों में अनधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट चलाई गई। ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए। ऑपरेशन थंडर चलाया गया रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए। और ऑपरेशन 25 चलाया गया पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए। 2020 से 22 तक के त्यौहार, महोत्सव, सम्मेलन और बैठक। लोसर महोत्सव 2022 में हुआ और स्पुतगस्टर महोत्सव 2022 में हुआ लद्दाख में। खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021 में कारगिल के जांस्कर में आयोजित हुआ। नारंगी और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल संगाई योनसांग महोत्सव मणिपुर में हुआ। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये सम्मेलन हुआ। हॉर्नबिल उत्सव मनाई गई नागालैंड में 2019 में और त्रिपुरा में 2020 में। डोल उत्सव 2022 में और कोविया उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाई गई। चापचर कुट त्यौहार 2020 में मिजोरम में मनाया गया। बाली यात्रा, नुआखाई, रज, बोईता बंदना उत्सव 2021 में ओडिशा में हुआ। इसके बाद कंचौथ पर्व 2022, अहरबल, खीर भवानी, हेरठ पर्व जम्मू कश्मीर में बनाई गई। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव और सोपान महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुई। आदि महोत्सव कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में 2020 में हुआ था और नई दिल्ली में 2021 में हुआ था। तो पूछा जा सकता है कि 20 में कहाँ पे हुआ था या फिर 2021 में कहाँ पे हुआ था। काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। फ्लेमिंगी, तुंगभद्रा, पुष्करम, बन्नी, कनुमा महोत्सव आंध्र प्रदेश में हुआ। काव्य उत्सव, कविता वेज, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरल में हुआ। अम्बुबाची मेला, चाय महोत्सव 2021 और बिहाग बिहू 2020 असम में हुआ। करावली उत्सव और कंबाला उत्सव कर्नाटक में हुआ। थुम्बी महोत्सव, मकर विलकु त्यौहार और अट्टुकल पोंगल केरल में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ था। सरहुल त्यौहार 2022 झारखंड में हुआ। मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 बथुकम्मा और बेनालू उत्सव कहाँ पे हुआ? तेलंगाना में। निर्मल जल महोत्सव, पौष परबान मेला और लाई हरा ओबा त्रिपुरा में हुआ। 15वां तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 कोच्चि केरल में हुआ। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ। बेहदीन खलम महोत्सव, नोंग करीम डांस और बांग्ला उत्सव कहाँ पे हुआ? मेघालय में। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 सिक्किम में हुआ। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पुदुचेरी में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 आदि बद्री हरियाणा में हुआ। 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 असम के गुवाहाटी में हुआ। काला नमक चावल महोत्सव 2021 उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में हुआ। गुड़ महोत्सव 2021 गुड़ महोत्सव 2021 का कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में हुआ, लखनऊ में हुआ। कलरव पक्षी महोत्सव 2021 बिहार के जमुई में हुआ। वांचुआ महोत्सव 2021 और शिल्पग्राम महोत्सव 2021 असम में हुआ। शिग्मो महोत्सव 2021 गोवा में। केला महोत्सव 2021 उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में। मारू महोत्सव 2022 पुष्कर मेला और गणगौर पर्व राजस्थान में हुआ। लोसांग अथवा नामसूंग त्यौहार 2022 सागा दावा त्यौहार सिक्किम में हुआ। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 हरियाणा फरीदाबाद में हुआ। पोंगल, जलीकट्टू, आदि पेरक, थिपुसुम त्यौहार कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में। रण उत्सव, उगादी त्यौहार गुजरात में हुआ। तोरग्या महोत्सव 2022 सोलंग त्यौहार 2021 अरुणाचल प्रदेश में हुआ।
मकई, मिर्च, नमस्ते ओरछा और मांडू त्यौहार कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में। योजना, अभियान, मिशन। इस योजना से, अभियान से, मिशन से संबंधित राज्य और मंत्रालय कौन है, इसके बारे में आप कवर करेंगे। सामाजिक जागरूकता अभियान किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से। स्वनिधि से समृद्धि योजना आवास मंत्रालय से संबंधित है। हिम प्रहरी योजना संबंधित है उत्तराखंड सरकार से। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल योजना शुरू की थी दक्षिण मध्य रेलवे में। अवसर योजना संबंधित है विमानपत्तन प्राधिकरण से। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की। मुख्यमंत्री बागानी बीमा योजना हरियाणा सरकार का। विनय समरस्य योजना संबंधित है कर्नाटक सरकार से। मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना संबंधित है त्रिपुरा सरकार से। महिला कार्यक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई। हाउस वर्क इज वर्क परियोजना संबंधित है एक्सिस बैंक से। डोनेट ए पेंशन पहल श्रम मंत्रालय की पहल है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना संबंधित है हरियाणा सरकार से। हरियाणा से अम्मा योजना और बहिनी योजना संबंधित है सिक्किम सरकार से। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा। कुनस्योम योजना संबंधित है लद्दाख से। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम संबंधित है सिडबी से। मेरी पॉलिसी मेरा हेल्थ अभियान चलाया कृषि मंत्रालय ने। जीवा कार्यक्रम संबंधित है नाबार्ड से। स्माइल योजना संबंधित है केंद्र सरकार से। सेहत योजना संबंधित है रक्षा मंत्रालय से। प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम संबंधित है उज्जीवन फाइनेंस बैंक से। मिशन अमानत संबंधित है आरपीएफ पश्चिम रेलवे से। पढ़े भारत अभियान चलाया शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान संबंधित है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से। मिंदम मेचपाई योजना और डोर स्टेप हेल्थ केयर तमिलनाडु सरकार से तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। खेल नर्सरी वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना संबंधित है हरियाणा से। सहाय योजना और समार अभियान संबंधित है झारखंड से। धन रेखा बचत जीवन बीमा योजना संबंधित है एलआईसी से। हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान किसके द्वारा? बजाज अलायंस के द्वारा। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना संबंधित है उत्तराखंड से। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना संबंधित है छत्तीसगढ़ से। स्किल सेल मिशन और राशन आपकी ग्राम योजना संबंधित है मध्य प्रदेश से। स्त्री परियोजना संबंधित है केरल पर्यटन से। दुआरे राशन द्वारे सरकार माँ योजना संबंधित है पश्चिम बंगाल से। मुंह बंद रखो अभियान संबंधित है एचडीएफसी बैंक से। श्रमिक मित्र योजना और देश के मेंटर कार्यक्रम दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई गई। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना कहाँ पे हुई थी? मध्य प्रदेश में। मेरा घर मेरे नाम और मेरा काम मेरे मान योजना संबंधित है पंजाब से। तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना संबंधित है छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना संबंधित है पंजाब से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही जो कि समसामयिकी विविध था करंट अफेयर स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 का, जो कि अगस्त 2021 से जुलाई 2022 तक का था और ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले आपके सभी परीक्षाओं के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।